तो अब इसमें लिखा है कि ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के सेम हैं, चाहे अनियन छोटा हो बड़ा हो, साइज ऑफ अनियन डजंट मैटर। चार साइंटिस्ट के नाम दिए हैं। पहला है रॉबर्ट हुक 1665, सेल्स वर डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक 1665। उसके ठीक 9 साल के बाद लिविन होक, ली वेन होक, स्पेलिंग देखना, ली यू वेन हॉक। अच्छा, ल्यू ली यू वेन हो एक, ल्यू ली यू वेन हो एक, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं करना है। उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव किया था माइक्रोस्कोप को, उसमें उन्होंने देखा कि पौंड के पानी को निकाला, उसमें उनको मिले लिविंग सेल्स, जिंदा सेल्स। पहली बार जिंदा सेल्स मिले हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। 1831, बहुत सालों के बाद, करीबन 150 साल के बाद, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या देखा? न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर। हाँ। और उसके बाद 8 साल के बाद परकिंजी ने प्रोटोप्लाज्म वर्ड यूज किया। फ्लूइड फॉर प्रोटोप्लाज्म वर्ड किसके लिए यूज किया? लिखा है फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। तो प्रोटोप्लाज्म का मीनिंग क्या है? प्रोटो मतलब प्रिमिटिव और प्लाज्म मतलब लिक्विड। हाँ। तो लिखा है वो वर्ड किसके लिए यूज किया है? फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। सेल में जो भी फ्लूइड है उसके लिए यूज किया है। द सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या कहती है? अब उसी साल और उसके 1 साल पहले सेडेन और स्वान ने डिस्कवर किया सेल थ्योरी। वो कहते हैं कि सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल से बने हैं। सेल बेसिक यूनिट है लाइफ का। ओके। अब इसी थ्योरी को थोड़ा सा चेंज किया 16 साल के बाद वर्चो ने। उसने कहा कि सेल्स पहले वाले एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं, ऐसे ही हवा से पैदा नहीं हो जाते। एक सेल बच्चा माँ बाप से पैदा होता है, सेल अपने पहले वाले सेल से पैदा होता है। ठीक है। फिर उसके कुछ 80-9 साल के बाद 1940 में जाकर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है, 1 into और एक चीज को 1 लाख टाइम वो छोटा देख लेगा, एक्चुअली सेल को देखा गया और उसके ऑर्गेनल्स को भी स्टडी किया गया और पाया गया कि ये बात सही है। नेक्स्ट क्या वर्ड है, ध्यान दीजिए। द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज। जो मैग्नीफाइंग लेंसेज जब मालूम पड़ा कि हाँ ये वर्क कर रहा है, इससे और छोटी चीज दिखती है, लेड टू द डिस्कवरी ऑफ माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। वरना हमको माइक्रोस्कोप की दुनिया, बैक्टीरिया की दुनिया, सेल की दुनिया मालूम ही नहीं पड़ती। इट इज नाउ नोन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म। एक सेल एक ऑर्गेनिज्म भी हो सकता है, जैसे कि अमीबा, जो कि शेपलेस है ना। एक और नाम है क्लेमाइडोमोनास, नाम लिखेगा। क्या नाम है? क्लेमाइडो, क्लेमाइडो मतलब जो चिपकता है, बंद होता है, मोनास। ये मोनास वर्ड बहुत आएगा, सूडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास। पैरामोशियम, पैरामोशियम एक पैरागॉन चप्पल की तरह है, चप्पल के शेप में बैक्टीरिया है। और बैक्टीरिया, ठीक है। तो क्या क्या नाम पढ़ा हमने? अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामोशियम। These organisms are called unicellular organism। यूनि मतलब वन, सेल एक ही सेल, वो एक वही एक प्राणी है। हमारे तो एक फिंगर के टिप पे कितने करोड़ों सेल्स आ जाएंगे। On the other hand, many cells group together in a single body and assume different functions in it to form various body parts in multicellular organism। जैसे हमारे में मल्टी मतलब में नहीं, फंगस, प्लांट्स, एनिमल्स, सब। अब आप कुछ के नाम बताइए मल्टीसेलर के। एवरी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज कम फ्रॉम अ सिंगल सेल। हर एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल से मल्टी बना हुआ है। तो सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। काइंड मतलब टाइप। सेल्स डिवाइड करते हैं और वो खुद का टाइप बनाते हैं। ऑल सेल्स थस कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कोई हवा से नहीं आता, जादू से नहीं आता, पहले वाले एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल आते हैं। एक्टिविटी दिया है कि हम फिर से टेम्पररी माउंट बनाएंगे, इस बार लीफ पिल्स का, रूट के टिप्स का, अनियन का, और अलग अलग साइज के अनियन का। ठीक है। अब सवाल पूछा है कि डू ऑल सेल्स लुक अलाइक? अलाइक मतलब एक जैसा शेप साइज में। क्या सबका स्ट्रक्चर सेम है? दूसरा सवाल। और कुड वी फाइंड डिफरेंसेस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी? मतलब स्टेम ले लो, लीफ ले लो, फ्रूट ले लो अनियन का, रूट ले लो, क्या वो सेम सेम सेल दिखेगा कि अलग अलग? और एक सवाल है कि सब में सेम क्या दिखेगा, सिमिलरिटीज क्या मिलेंगी, वो भी पूछ रहा है आपसे। अब आपको ये मालूम पड़ेगा कि हाँ, हर एक बॉडी का पार्ट का अलग अलग सेल का अलग अलग शेप होता है, अलग अलग साइज होता है। नीचे आपको डायग्राम दिख रहा है। स्मूथ मसल सेल लंबे साइज के होते हैं, ब्लड सेल्स गोल होते हैं, नर्व सेल का एक पिक्यूलर स्ट्रक्चर है,
और फैट सेल्स जो होते हैं वो आँख के बगल में, सेल के बगल में। बोन सेल्स दिखाया गया है, स्पर्म दिखाया है, ओवम दिखाया गया है। सब सब एक ही सेल है लेकिन अलग अलग शेप के हैं, मतलब सेल्स अलग अलग तरह के होते हैं। सम ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। ठीक है, अब ह्यूमन बॉडी में ये नीचे का सेल्स दिए हुए हैं, हर एक अलग अलग है। नेक्स्ट पेज। द शेप एंड साइज ऑफ सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, मतलब उनका परफॉर्मेंस के हिसाब से उनका शेप होता है। अमीबा का चेंजिंग होता है शेप, कोई फिक्स्ड आकार होता ही नहीं है, कोई भी रूप में आ सकता है क्योंकि वो पहला था, बाद में एक फिक्स्ड होते गया। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड पिक्यूलियर। पिक्यूलियर मतलब स्पेसिफिक, खास, पर्टिकुलर फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। जैसे नर्व सेल का एक शेप होता है कि पांच पांच उंगलियों की तरह आ रहा है एक जगह से मैसेज, एक में जा रहा है, एक्सॉन डेंड्रॉन बोलते हैं उसको। ईच लिविंग सेल हैज अ कैपेसिटी टू परफॉर्म सर्टेन फंक्शंस दैट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल लिविंग फॉर्म्स। हर एक सेल में वही चीज होती है जो सारी लिविंग फॉर्म में सेम फंक्शन हो रहा है। ओके, कुछ सेल हो जाते हैं स्पेशलाइज्ड। अब ये कैसे परफॉर्म करते हैं, तो इसमें ये लोग काम को बांट लेते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर क्या लिखा हुआ है, तो मतलब अलग अलग पार्ट्स ह्यूमन के अलग अलग फंक्शन करते हैं और इसके लिए अलग अलग सेल्स बने होते हैं अलग अलग काम करने के लिए। ह्यूमन हार्ट को ब्लड पंप करना है, स्टमक को फूड डाइजेस्ट करना है। तो कभी कभी तो एक सेल के अंदर भी अलग अलग काम दिया हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया को अलग काम दिया है ना। तो इस तरह से, इसीलिए ईच सच सेल हैज गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट्स, कंपोनेंट मतलब पार्ट, विद इन इट, सेल के अंदर, नोन एज सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल, एल लगाने से छोटा छोटा बाबू बन जाता है, छोटी बेबी बाबू, ऑर्गेनेल्स, ट्यूब्यूल्स, ऑर्गेनेल्स। तो ई एल एल ई लगाने से बड़े छोटे छोटे ऑर्गेन्स। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनेल परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे कि मेकिंग न्यू मटेरियल, क्लीनिंग वैक्यूल्स, मेकिंग मटेरियल, गोल्गी और है ना वो सब। अ सेल इज एबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन ओनली बिकॉज ऑफ दीज ऑर्गेनल्स। यही ऑर्गेनल्स उसके उसके काम करते हैं, तो ही सेल काम करेगा, है ना। अच्छा, दे ऑर्गेनल्स एक साथ काम करते हैं मिलके सेल के लिए। द द ऑर्गेनल्स टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द बेसिक यूनिट ऑफ सेल। ठीक है, वेरी क्लियर। अब ऑल सेल्स के सेम, अब मालूम पड़ा है कि सब सेल्स में ऑर्गेनल्स सेम ही होते हैं, चाहे उसका फंक्शन कुछ भी हो। ये चीज मालूम पड़ी है कि अच्छा, सेल्स में सब एक ही होता है। अब बताओ, सेल्स को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट हुक ने सेल्स को डिस्कवर किया था। ओके, व्हाई इज अ सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, बिकॉज वो हर जगह मौजूद है, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अब सेल में होता क्या है अंदर, 5.2 इज वेरी तो सर इंटरेस्टिंग। हर जगह इसी के साथ तो स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट है। हाँ, तो फंक्शन, बिना उसके फंक्शन का काम सेल के बिना नहीं होने वाला, वो यूनिट है फंक्शन का, इसका मतलब ये है। अच्छा, व्हाट इज सेल मेड ऑफ, हमने देखा कि ऑर्गेनल्स हैं, और हमने ध्यान से देखेंगे तो सेम फीचर्स होता है हर एक में, राइट। अब उस पे सेल ऑर्गेनल्स के नाम दिए हुए हैं। अब हम सेल ऑर्गेनल्स का करेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये सब में सेम होता है। एक और सेंटेंस लिखा है, ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल, और सेल का इंटरेक्शन विथ इट्स एनवायरनमेंट। सेल अपने बाहर वाले सेल से और बाहर वाले पानी, हवा जो भी है, एनवायरनमेंट से बातें करता है, कुछ लेता है कुछ देता है ना, क्योंकि खाना तो चाहिए जीने के लिए, तो इंटरेक्शन करता है। और वो क्यों पॉसिबल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की वजह से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन गेट कीपर है, वो बाउंड्री पे, जो सामान देगा लेगा। न्यूक्लियस कंट्रोल करेगा, हाँ ये चीज़ लेके आओ। साइटोप्लाज्म उसको यूज़ करेगा, कुछ नया बनाएगा, कचरा निकालेगा, साफ सफाई करेगा। जैसे आपका घर एक सेल है। अब पहला पहला चीज़ दिया हुआ है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो ध्यान से पढ़ो, मैं पढ़ रहा हूँ मेन मेन पॉइंट्स। आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल का, सेल को, एक्सक्यूज मी, सेल को उसके एक्सटर्नल बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट करता है। और एक और काम है, अलाउज एंट्री एग्जिट ऑफ मटेरियल इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल, प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम पार्टिकल्स
अलाउस मूवमेंट ऑफ सम पार्टिकल्स, फॉरेन बॉडी को आने नहीं देगा, इसलिए उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबल। परमिएबल मतलब जिसमें से अंदर जा सकते हैं, आ सकते हैं। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है, वो परमिएबल नहीं है। कुछ बॉर्डर्स हैं जो सेलेक्टिव परमिएबल, किसी को अलाउ करेंगे, कुछ को अलाउ नहीं करेंगे। अब ये कैसे होता है मूवमेंट? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हर सेल को चाहिए, है ना, तो वो होता है डिफ्यूजन से। ओके। और एक बात, डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन क्या होता है कि अगर एक सेल में कंटेंट कम है, पानी कम है, और उसको बाहर के इसमें रख दिया जहाँ पानी ज़्यादा है, और मेम्ब्रेन में अलाउ कर रहा है पानी ज़्यादा आना, तो जहाँ पानी कम रहेगा और जहाँ ज़्यादा रहेगा, तो वो अपने आप पानी जहाँ ज़्यादा है वहाँ से सेल के अंदर आ जाएगा। राइट, है ना। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। अब मम्मी बनाती है अचार, दादी हमारे ज़माने, पुराने करोड़ों साल से हमारे यहाँ पे ज़माने भर का वो है कि तरीका अचार। अचार में क्या करते हैं, तेल डाल देते हैं। बैक्टीरिया अगर उस आम में आया, अब बैक्टीरिया के बॉडी 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 में जो जो है ना, बैक्टीरिया के अब उसको तेल में डाल दिया, तो तेल में क्यों डाला कि अब वो पानी अगर रहा उसमें बैक्टीरिया में, और तेल में पानी कम है, तो वो पानी पूरा तेल, पूरा पानी उसके बॉडी से बाहर निकल जाएगा और वो सेल टूट जाएगा। तो डिफ्यूजन अंदर भी होता है, बाहर भी होता है, वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे हम। अभी यहाँ पे फिर से इसको दोहरा देते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन देख लो। अभी तुमने एक नींबू पानी रखा है और एक जगह पानी रखा है, नींबू पानी के बॉटल को सादे पानी की बॉटल में डाल दो, लेकिन उसका कवरिंग ऐसा रखो बॉटल का कि पानी जा आ सके। तो नींबू पानी में नींबू ज़्यादा है, पानी कम है, तो बाहर का पानी आके भर जाएगा इसको, और ये थैली भर जाएगी। वैसे सेल में होता है। तो ये हम करेंगे उस चैप्टर में। अब समथिंग सिमिलर हैपेंस लाइक दिस इन सेल्स व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है बाहर जाता है, एक्सक्रीशन करना होता है, क्योंकि अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो वो अपने आप बाहर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ वो बैलेंस बना देगा। कॉन्सेंट्रेशन हाई से लो में चला जाएगा। ऑक्सीजन अंदर कम है, बाहर ज़्यादा है, तो बाहर से अंदर जा जाएगा, और वो कंट्रोल रखेगा उसको, जब भर जाएगा तो बंद कर देगा। ठीक है। तो डिफरेंस होना चाहिए कॉन्सेंट्रेशन का, तो ही वो मूव करेगा। सीओ मूव्स, क्या लिखा हुआ है, ढूंढ लो ये सेंटेंस कहाँ लिखा है इस पेज पे। सीओ मूव्स आउट ऑफ द सेल, है ना, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, बाहर लो है ना, तो वो अपने आप फ्लो होकर बाहर निकल जाएगा। वेरी क्लियर। ऑक्सीजन का भी दिया, नेक्स्ट लाइन पे एग्जांपल पढ़ लो क्या लिखा है। ऑक्सीजन भी ऐसे ही आता है जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, अंदर का यूज़ कर चुका है, कम हो गया है। इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन से ऑटोमेटिकली बिना कोई मशीन पंप चालू किए गैसेस एक्सचेंज लिखा है, गैस का एक्सचेंज बिटवीन द सेल एज वेल एज द एज एंड द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो रहा है। अब ये गैसेस में हो गया। व्हाट अबाउट लिक्विड? लिखा है वाटर ऑल्सो ओबेज द लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पानी और गैस दोनों फ्लूइड हैं, दोनों इसको ओबे करते हैं। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स थ्रू सच अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जब गैस जाता है तो उसको बोलते हैं डिफ्यूजन, जब पानी ऐसे जाता है तो उसको बोलते हैं, उसके लिए स्पेशल वर्ड है ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं? इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। याद रखना, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस है तो एक ही चीज। ओके। द मूवमेंट ऑफ a substance from high concentration to low concentration is called diffusion. ये लिख सकते हो। It is also called osmosis in case of fluid. ओके। तो ऑस्मोसिस का देखो वहाँ पे लिखा हुआ है, ऑस्मोसिस इज द नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन टुवर्ड्स हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेट। मतलब जहाँ पे सोल्यूट, नींबू पानी में नमक, नमक पानी में नमक ज़्यादा है, और सॉल्वेंट कम है, पानी कम है, वहाँ जाएगा। ये भाषा है, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है। ये चीज़ वो पूछेंगे। अब वो बोल रहे हैं कि एनिमल सेल को हमने अगर नमक के शब्द, अब आपको दिखना है एग्जाम में, मैडम का फेवरेट क्वेश्चन है, ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का एक केस है जिस जो लिक्विड में होता है,
थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस की जैसे अब आपके घर में दिया अगरबत्ती जलाया मम्मी ने, तो वो सब जगह फैल गया, तो इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूज हो गया वो गैस सब जगह। क्या उसके बीच में कोई लेयर है, कोई मेम्ब्रेन है अगरबत्ती और घर की हवा के बीच में? नहीं ना। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या चाहिए, दोनों पानी के बीच में, दोनों लिक्विड के बीच में एक मेम्ब्रेन होना जरूरी है, और वो सेलेक्टिवली परमिएबल हो कि सबको अलाउ ना करता हो। ठीक है। अब ये एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन आता है, इसका एक्टिविटी भी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है एक्टिविटी? एक्टिविटी नहीं आ रहा है। हम कर लेंगे तो हम रेडी रहेंगे। ऑस्मोसिस विद इन एग बहुत इंटरेस्टिंग है। एग ले लो, नॉन वेज हो वेज हो, एग खाने में प्रॉब्लम नहीं, लेकिन छूने में प्रॉब्लम नहीं है। ओके, उसका शेल को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? हाथ से? नहीं, क्या क्या लिखा है, पढ़ो क्या लिखा है, कैसे तोड़ोगे? उसको HCl डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिसॉल्व करोगे तो सेल अपने आप टूट जाएगा, क्योंकि वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। ओके। अब एक पतला सा स्किन आएगा उसके एग के ऊपर, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। तो अगर किसी को सिखाना हो तो एग जो है वो सेल वॉल है, और उसके नीचे पतला सा लेयर होता है, वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एग का शेल टूट जाएगा लेकिन अंदर एग नहीं टूटेगा, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक थैली बनी हुई है अंदर से। अब इसको आप प्योर पानी में डाल दो और 5 मिनट में देखो क्या होता है। बाहर पानी डाइल्यूट है, अंदर पानी कम है ना? तो पूरा अंदर पानी भर जाएगा, एग स्वेल हो जाएगा, वो टूट जाएगा। ठीक है। पर प्लांट चलने से नहीं होगा। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है ना, तो परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं हुआ ना। मेम्ब्रेन क्या है? ऑस्मोसिस is a special condition of diffusion in which there is a selectively permeable membrane. तो ऑस्मोसिस प्लांट सेल में नहीं होता। ऑस्मोसिस प्लांट सेल को तोड़ सेल वॉल तोड़ के रख दो तो हो जाएगा, लेकिन नेचुरली नहीं होता। नेक्स्ट सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ो। प्लेस सिमिलर डी शेल, डी से मतलब सेल निकाला हुआ, डी मतलब निकाला हुआ, एग इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन। नमक के पानी में डाल दो। नमक के पानी में जैसे तो खाना बनाने डालते हैं, नॉन जो खाते हैं, नमक के पानी में डालेंगे तो पूरा, बाहर पानी कम है अंदर पानी ज़्यादा है, तो पूरा सेल का पानी बाहर निकल जाएगा। वो देखोगे कि वो अंडा श्रिंक हो गया है, पानी निकल गया तो वो श्रिंक हो जाता है। ओके। ये एक्टिविटी आपको पूछते हैं एग्जाम में, पूछते जरूर है। अब इन्होंने बोला सेम चीज़ हम काजू, हम किशमिश से कर सकते हैं या एप्रिकॉट से। एप्रिकॉट्स मिलना मुश्किल है, किशमिश मिल जाएगा, सेम चीज़। ओके, सेम एक्सपेरिमेंट। तो जो नॉन वेज है वो एग से करे, जो वेज है वो दे कैन यूज किशमिश। अब नेक्स्ट सेंटेंस, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, और जो प्लांट सेल्स हैं ये पानी ऑस्मोसिस से लेते हैं, लेकिन उसके अंदर, अपने प्लांट सेल के अंदर लिखा है, तो तुम्हारा सवाल था ऑस्मोसिस से लेते हैं, हाँ लेते हैं, क्योंकि प्लांट्स रूट से भी लेता है तो ऐसे ही लेता है, ऑस्मोसिस से लेता है। डिफ्यूजन मत लिख देना, डिफ्यूजन गैस का होता है, अगरबत्ती का धुआं। अब नीचे देखोगे नेक्स्ट लाइन क्या लिखा हुआ है, आ गया डिफ्यूजन, पढ़ो देखो। वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल, इसके नीचे और एक लिखा है, सेल को साथ में ऑल्सो ऑब्टेन्स न्यूट्रिशन, खाना भी लेता है बाहर से। तो क्या क्या मूव होता है इन और आउट? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कौन कौन से मॉलिक्यूल्स? खाने के मॉलिक्यूल्स। क्या लिखा है? डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड मूव आउट। अभी कैसे मूव होते हैं पता है? क्या लिखा है? अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। इनके लिए गाड़ी आती है, वो मेम्ब्रेन के आसपास पानी तो चला जाएगा, लेकिन खाना ले आने के लिए एक स्पेशल एक गाड़ी आती है। ओके, वो सेल गाड़ी भेजता है। ध्यान से पढ़ो। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल, वो हार्ड और सॉफ्ट हो सकता है, बंद चालू हो सकता है। और किससे बना है पता है? लिपोप्रोटीन्स। लेकिन यहाँ पे लिखा है लिपिड्स एंड प्रोटीन। क्या लिखोगे? लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स मतलब फैट और घी। प्रोटीन प्रोटीन होता है।
तो दोनों मिला के ऐसा दोनों मिला के बनता है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सीमेंट से नहीं बनता, इससे बनता है। ओके, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन इतना बारीक होता है कि हम उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। अब वो फ्लेक्सिबल है, इसलिए वो फूड को खा सकता है और ले सकता है। अमीबा में बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। वो जाएगा, उसका शेप तो होता नहीं, वो जाए, खाना रखा है, वो खाने के पास जाएगा, खाने को हर तरफ से एंगल्फ कर लेगा, पूरा कवर कर लेगा। कवर कर लेगा इस पर तोड़ना, मतलब उस खाने को वो कवर करता है, हर तरफ से कवर कर लेगा और उसको घेर के अंदर अपने अंदर ले लेगा। ठीक है। अब क्वेश्चन दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक, क्या लिखा है? How do substances like CO2 And and water बताओ move कि in कैसे and जाता है, out of the cell? जल्दी बोलो, कैसे जाता है पानी? Diffusion or डिफ्यूजन। osmosis. प्लाज्मा में वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल? Because it allows only some materials to pass through them. वेरी गुड। लाइक Water, gas, and nutrients. वाटर, गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स। वेरी Gas, गुड। carbon और dioxide. बाकी चीज वो अंदर आने नहीं देगा, बाकी सेल्स को अंदर आने नहीं देगा, राइट, है ना। अब हम करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल में क्या लिखा है, हम सुपर फास्ट जाएंगे। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। आउटर कवरिंग होती है सेल वॉल नाम की। सेल वॉल कहाँ है? आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और वो बना हुआ है किस चीज से, पता है? और वो क्या लिखा है? Cellulose से. सेलुलोज क्या होता है? लकड़ी, जो हम खा नहीं पाते, जो गाय भैंस खा सकती है, हम नहीं खा पाते। सेलुलोज लकड़ी होती है, वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है और वो उससे प्लांट को मजबूती मिलती है। ठीक है। अब आ गया वापस वापस, देखो ध्यान से। When a living plant cell loses water through osmosis, shrink होगा सेल और उसके कंटेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसको बोलेंगे प्लाज्मोलिसिस। वो सेल कैसे टूटेगा? अंदर का प्लाज्मा लाइसिस, लाइसिस मतलब टूटना। प्लाज्मा टूट जाएगा, पानी निकल जाएगा, वो सूख जाएगा और टूट जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलिसिस। वेरी क्लियर? Plasmatolysis इसमें बोलते हैं सेल अंदर का सारा सेल मेम्ब्रेन पूरा सेल श्रिंक हो जाएगा पर सेल वॉल वैसे का वैसे रहेगा। जब वो श्रिंक होगा तो सेल वॉल भी अफेक्ट होगा, नहीं, वो उधर का उधर रहेगा, सेल वॉल टूटता नहीं, टूट जाएगा। टर्जिट रहता है वो। प्लाज्मोलिसिस होता है और उससे टूट जाएगा। टर्जिट होता है जब तक पानी रहेगा, पानी के प्रेशर से टर्जिट रहता है। वेरी गुड क्वेश्चन। पानी निकाल दोगे तो उसका प्रेशर प्रेशर ही चला जाएगा। तो फिर सेल वापस से अपना शेप नहीं तो पानी बाहर से पानी, वो पानी सोख खींच रहा है ना, कॉन्सेंट्रेशन पानी का अंदर ज्यादा है, बाहर कम है, तो पानी पूरा बाहर भाग जाएगा, तो ये टूट जाएगा, इसका स्ट्रक्चर ही नीचे रह जाएगा। बिल्डिंग गिर जाती है जैसे वैसे। पानी के बिना, पानी से तो सेल को स्ट्रक्चर मिला हुआ है। पानी जब सेल वॉल को अंदर से मारता है ना धक्का, तब वो सेल वॉल मेंटेन रहता है, फुग्गी की तरह। फुग्गी का हवा निकाल तो क्या आ जाएगा? निकल जाएगा, लेकिन पूरा टूटता नहीं है। इस केस में वो इतना नाजुक होता है कि वो टूट जाता है। ओके। अब उन्होंने दिया हुआ है रियो लीफ वाटर को का स्लाइड बनाओ, उसको चेक करो। ठीक है। अब उसमें एक लीफ है तो उसके अंदर क्या मिलेगा तुमको? क्या क्या लिखा है, क्या मिलेगा? लीफ को देखो, मतलब क्या मिलेगा आपको? ग्रैनुल्स मिलेंगे, दाने, ग्रेन, यूएली मतलब छोटे छोटे दाने। क्या नाम रहेगा उसका? क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलेगा? कौन सा कलर का पिगमेंट? क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरो मतलब कलर, फिल मतलब लीफ। अब वो बोल रहे हैं कि नमक शक्कर का सॉल्यूशन डाल दो। तो अब क्या होना चाहिए? नमक शक्कर का जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक रहेगा या हाइपरटोनिक? हाइपरटोनिक मतलब उसमें सॉल्यूट कम है और सॉल्यूट ज्यादा है और पानी कम है, राइट। तो पानी कम है और ये सेल में पानी ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? सेल से पानी बाहर निकलेगा और सेल श्रिंक हो जाएगा, राइट। अब वो बोल रहे हैं नाउ प्लेस, व्हाट डू यू सी, नाउ प्लेस सम रियो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर। कुछ नहीं होगा कि बॉईल करने से सेल मर जाते हैं। वो सेल को मार देगा, राइट। वो बोलते हैं फिर से चेक करो। अब फिर वापस वो मरे हुए सेल को आप डालो शक्कर के पानी में, नमक के पानी में, कुछ नहीं होगा, अब क्या होगा? सेल मर जाएगा। प्लाज्मोलिसिस नहीं होगा। लिविंग सेल में होता है प्लाज्मोलिसिस,
डेड सेल में नहीं होता है प्लाज्मोलिसिस। फर्स्ट केस में ड्यू टू ऑस्मोसिस प्लाज्मोलिसिस हो जाएगा, राइट, प्लाज्मा टूट जाएगा। सेकंड केस में नहीं होने वाला। प्लाज्मोलिसिस की एक्चुअल डेफिनेशन है कि जब सेल मेम्ब्रेन का पूरा सेल श्रिंक हो जाए बिना सेल वॉल के। लिखा तो है सामने, पढ़ो आप, आपको अभी पढ़ा है मैंने, फिर से पढ़ो। क्या लिखा, लिखा सेंटेंस क्या लिखेगा, क्या लिखोगे आंसर? Cell. व्हेन क्या लिखा है? व्हेन अ लिविंग प्लांट, डेड नहीं, लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। पढ़ो क्या लिखा है, यही वर्ड चाहिए मैम को, पढ़ो। नहीं, बस वो देयर इज श्रिंकेज, पढ़ो। Shrinkage of contents of the cell Contraction away from the cell wall। away from the cell wall. तो वो सेल वॉल से दूर जाने की कोशिश करेगा और वो इससे प्रेशर टूटेगा, प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मा टूट जाएगा। वेरी क्लियर। ये Yes. पूछेंगे जरूर, ये एग्जाम में पूछते हैं। Yes. अब आप सेल वॉल के बारे में क्या क्या लिखोगे? प्लांट सेल्स हैव आउटर कवरिंग, इट इज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ऐसे लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट टाइम पढ़ो क्या लिखा है। What do we infer from this? What do you infer from this activity? Only living cells are able to absorb water by osmosis. Dead cells osmosis नहीं करते क्योंकि पानी का प्रेशर ही नहीं होता उनमें, न्यूक्लियस जिंदा नहीं होता, मरा होता है। अब देखो सेल वॉल क्या परमिट करेगा? सेल वॉल कुछ परमिट नहीं करता। हाई, Cell wall- जो अगर बाहर डाइल्यूट सोल्यूशन हो हाइपोटेनिटोनिक, उससे बचाने के लिए सेल वॉल काम आता है प्लांट्स को। तो बाहर हाइपोटोनिक हो तो अंदर पानी सेल वॉल रोक देगा, अगर सेल वॉल नहीं होता, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता तो अंदर पानी आ जाता, ठीक है। तो पूछेंगे सेल वॉल का काम क्या है, तो बोलने का हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से बचाता है, ओके। और अब एक और चीज, सेल वॉल प्रोवाइड्स टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू हाँ, वो अभी आगे आने वाला है, अभी वो बात नहीं चल रही है। सेल स्वेल्स बिल्डिंग प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। ध्यान से देखो, पूरे पूरे टेक्स्ट बुक में ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल फ्रॉम इनसाइड। फिर वॉल भी छोड़ेगा नहीं, वॉल भी इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है स्वेलिंग सेल को, ठीक है। तो सेल वॉल का ये फायदा होता है कि वो भी उतना ही प्रेशर, इसीलिए बिकॉज ऑफ दीज वॉल्स, सेल वॉल की वजह से सेल्स ज़्यादा चेंजेस में एनवायरनमेंट में हो तो वो विथस्टैंड कर पाते हैं, राइट। हाँ। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं।